जैन साथियों, मैं प्रिंस आपका स्वागत करता हूं रोजगार की राह पर। तो आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास होने वाली है? महत्वपूर्ण अनुच्छेद। हमारी जो पिछली क्लासेस रही थी वो किसकी रही? तो भाग की रही थी। भाग कितने थे? तो 22। और मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग थे। और वर्तमान की बात करें तो 25। और अगर हम अनुच्छेदों की बात करते हैं कि अनुच्छेद वर्तमान समय में लगभग 475 प्लस अनुच्छेद हैं। और अगर मूल संविधान की बात करें कि अनुच्छेद कितने थे, तो 395, 395 अनुच्छेद हुआ करते थे मूल संविधान में। लेकिन जैसे जैसे संशोधन होते हुए, संशोधन में जैसे अभी फिलहाल 103 104 संशोधन हो चुके हैं हमारे संविधान में, तो उनमें आर्टिकल्स की संख्या बढ़ी और लगभग 475 प्लस हमारे आर्टिकल्स हो चुके हैं। लेकिन हम सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे। हम उन अनुच्छेदों को पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट जो मीन्स वही कि जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिनमें जिनसे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमेशा मैं आपको बताता हूँ कि हमारे जो टेक्निकल टीम के भाई हैं, जिस समय मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उस समय वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। तरुण भाई हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ना कुछ लिख के लेके आते हैं। और मैं भी ये चीज़ समझता हूँ कि आप लोग भी उससे बहुत कुछ सीखते होंगे। वो जो 4 पंक्तियाँ या फिर 2 पंक्तियाँ होती हैं हमेशा आपके जीवन में, उसको अप्लाई करें। इसलिए ही वो आपको लिख के लेके आता है। और मुझे भी बहुत, कहता हूँ ना, मुझे भी बहुत मोटिवेट फील होता है जब वो लिख के लेके आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। बहुत अच्छी बात। अगर देखा जाए इस 4 पंक्तियों में इतना सार है कि मैं आपको इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता इन 4 पंक्तियों में क्या चीज़ें लिखी गई है। कितना मोटिवेट आप हो सकते हो अगर आप बहुत गहराई से चीज़ों को सोचें। जैसे जो हो गया, मान लीजिए आपका पास्ट, किसी का जैसे कि मान लीजिए एसएससी जीडी में जो पीछे वैकेंसी आई थी उनमें नहीं हुआ। अब उसको आप सोच के परेशान रहोगे या फिर ये सोचोगे भी आके जो वैकेंसी है इसको देखें, इसको हम देखना है। अभी हाल ही में यूपी पुलिस का भी रिजल्ट आया था, उसमें नहीं हुआ। आप ये सोचोगे भी उसमें नहीं हुआ तो मेरी लाइफ खराब, पीछे को सोच के रहोगे। या फिर ये सोचोगे भी आगे जो आने वाला है उसको कैसे बेहतर करें। तो वही चीज इसमें है। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो भी चीज आपके सामने और जो कोई मिल जाती है उसको कभी खो मत। ये मत सोचो कि ये बेकार है, ऐसा नहीं करते, ये ऐसी है वैसी है। बहुत से बच्चे ऐसे कर जाते हैं, बहुत से भाई ऐसे कर जाते हैं कि भाई नहीं, ये नहीं करते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हासिल उन्हें होती है सफलता, हासिल सिर्फ उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। वक्त हालात के बहुत सारे ऐसे थे, यार वक्त ठीक नहीं है, आज पढ़ने का मन नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो हालत ख़राब है, मेरे ये घर पे ये हो गया, वहाँ हो गया। इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। अपने निरंतर आगे बढ़िए। निरंतर वही चीज़ इसमें सिखाई गई है कि अपने वक्त और हालात पर, जो रोते हैं उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती, जो नहीं रोते नहीं करते उनको हमेशा सफलता मिलती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमेशा आप लोगों के लिए मोटिवेट करने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। और मोटिवेट ये नहीं कि भाई मेरी 4 लाइनों से या किसी की 4 लाइनों से आप मोटिवेट मोटिवेशन खुद के अंदर से भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप मोटिवेट हो गए तो आप तुरंत पढ़ने लग गए, 2 मिनट बाद देखा कि कॉपी आपके मुंह पे रखी है, फोन आपने ले लिया, क्या हो रहा, रील, ऐसे स्क्रॉल करे जा रहे हैं। किसी दिन देखोगे ना 10-20 साल बाद ये आपके फिंगरप्रिंट भी गायब हो जाएंगे रील स्क्रॉल करते करते। ठीक है, बड़ी बुरी आदत है रील स्क्रॉल करने की। चलिए हम शुरू करते हैं क्या। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का एक संघ है। और भाग कौन सा था? भाग 1, भारत राज्यों का संघ है। हमेशा मैं बताता हूँ, 28 राज्य, आर में राज्य बना, और 8 यूटी मिलाकर एक भारत राज्यों का संघ बनता है। जिनको कभी भी 8 या 28 राज्यों को कभी भी इससे अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। यही चीज है। तेज चलेंगे थोड़ा सा क्लास के भी, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वही स्पीड में चलेंगे, ऐसा नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन। के नए राज्य, कहीं से कोई जमीन अडॉप्ट करनी है या फिर किसी को देनी है या फिर नए राज्यों का सृजन करना है, तो वो कहाँ से किस में बताएगा? अनुच्छेद 2 में ये प्रक्रिया बताई गई है सारी। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन, नाम, सीमा परिवर्तन और प्रावधान। जैसे हम बात करें कि 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य का गठन हुआ, तो नए राज्यों का गठन, नाम बना और सीमा भी उसकी परिवर्तन हुई। किसकी किसकी हुई? तो आंध्र प्रदेश की। तो किसके द्वारा? संसद के द्वारा। किसमें बताया गया? अनुच्छेद 3 में। फिर इंपॉर्टेंट है जो चीजें वही मैंने ली हैं। अनुच्छेद 5 और नागरिकता, भाग नंबर कौन सा आएगा है? भाग आएगा 2। भाग 2 में क्या बताया गया? 5 में नागरिकता। नागरिकता मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि नागरिकता कहाँ, व्यक्ति कहीं का भी हो सकता है, लेकिन नागरिक का जिस देश का वह नागरिक है, नागरिकता वहीं की कहलाएगी। ये मान लीजिए हमारे देश का, बाहर कोई भी किसी भी देश का, उस देश का नागरिक हो सकता है। ये सारी डिटेल्स हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ मेरी जो आज जो क्लास होगी, सिर्फ कि ये मैं आप चीज को रिकॉल करा सकूँ ये चीजें। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा, राज्य शब्द की परिभाषा। जो राज्य है वो क्या होता है? एक राज्य में होता हमारा पूरा भारत, इसको राज्य के मानक बताया गया। ये नहीं कि राज्य आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये एक प्रांत है, इनको मिलाकर एक राज्य बनता है। राज्य किसे कहते हैं? भारत को, पूरे भारत को एक राज्य माना गया। तो उसकी परिभाषा किसमें दी गई है? तो अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 14, यहाँ से हमारे क्या चल जाते हैं? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार। जो हमारी विधि है, कानून है, उसमें सभी को समान माना गया है, किसी को भी अलग नहीं कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये ऊंची जाति का, ये नीची जाति का, ऐसा किसी को भी नहीं है। सबको किसका? समानता का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 14। इसके बाद में अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद विभाग का निषेध। धर्म मीन्स यही, कोई धर्म के आधार पर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी या फिर जैन, बौद्धिस्ट या कोई भी, जाति, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है, लिंग के आधार पर, लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, और जन्म स्थान। जन्म स्थान मीन्स आप उत्तर प्रदेश में जन्मे हैं, उत्तर प्रदेश के आप ईस्ट में जन्मे हैं, पूर्व में जन्मे, इससे कोई मतलब नहीं है किसी को भी, आपको कभी भी इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका निषेध बताया गया किसमें? आर्टिकल 15 में। इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा याद रखें। फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखें। थोड़ा स्पीड से चलेंगे हम लोग भी। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता में अनटचेबिलिटी, किसी को छूना। मान लीजिए जैसे पहले क्या होता था कि पहले अछूत, जिन्हें अछूत बोला जाता है कि भाई अछूत किसी को छू लिया तो उसको बताया कि भाई हम अछूत हो गए उसके छूने से, तो उसको क्या बोला गया? अस्पृश्यता का इसका अंत करा गया। किसके अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 17। इसे महात्मा गांधी ने संविधान की आत्मा माना है। किसने माना है? इंपॉर्टेंट चीजें, हमारे एक महान अस्तित्व है, कौन? एम के गांधी। एम के गांधी, इन्होंने क्या बोला? इस अनुच्छेद 17 को संविधान की आत्मा माना। ठीक। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मीन्स कि किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, सिर्फ दो। अगर हम बात करें मूल संविधान में सिर्फ 2 ही उपाधि होते, एक तो शिक्षा क्षेत्र में, दूसरा सेना क्षेत्र में दिया करते थे। लेकिन 1954 में क्या हुआ कि फिर उसके बाद में जैसे भारत रत्न और हमारे जो सर्वोच्च सम्मान होते, भारत रत्न हो गया, हमारे विभूषण हो गए, जितने भी जो पद्म पुरस्कार उनका सृजन करा। उस समय के जो तत्कालीन पीएम थे, कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने किया। लेकिन उनको बताया गया कि संविधान ने व्याख्या कर दी थी कि भाई इनका, इससे कोई दिक्कत नहीं होती संविधान में किसी भी की। कहते हैं ना कि कोई अनुच्छेद के किसी को कुछ गड़बड़ा रहे हो, तो उसमें क्या बताया कि किसी भी उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19, बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे आप लोग। अनुच्छेद 19, बोलने की या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 से इसमें कितने अधिकारों के बारे में बात करी गई है? तो 6 है टोटल। ए, भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार। कोई भी आप भाषण दे सकते हैं, प्रेस कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, और किसी भी कानून या किसी भी चीज़ का आप उल्लंघन कर सकते हैं। हाल ही में एक प्रोटेस्ट हुआ था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था, यूपीपीसीएस के लिए जो प्रोटेस्ट हुआ था, तो वैसा ही विरोध प्रदर्शन हुआ
यूपीपीएससीएस की परीक्षा को लेकर, उसमें सारे डिटेल भी बताई मैंने कि आप विरोध कर सकते हैं किसी भी। किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन चला था, तो वो भी किसके अधिकार है आपका, किसके तहत, वो तो और अनुच्छेद 19A के तहत। ये किस में आता है, मूल अधिकार में। अनुच्छेद 19B, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सभा करने का अधिकार। निरायुद्ध, जैसे युद्ध, युद्ध, युद्ध सभा करने का अधिकार। तो शांतिपूर्वक आप कोई भी सभा कर सकते हैं। ये कि आप किसी के, आपके पास में कोई भी ऐसे शस्त्र नहीं होने चाहिए कि आप मान लीजिए कोई चाकू, छुरी, बंदूक, ऐसी चीजें करके कोई भी सभा नहीं कर सकते, लेकिन आप शांतिपूर्वक सभा कर सकते हैं। ये आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 19C में संघ बनाने का अधिकार। क्या बनाना है, कोई भी आप संघ बना सकते हैं। आपने देखा हो कि बहुत सारे ऐसे संघ हैं जो रजिस्टर्ड करा दिए जाते हैं कि भाई ये संघ हो गया, उसको बनाने का अधिकार किस में आ जाता है, तो अनुच्छेद 19C में। सी से आप याद रखेंगे संघ, सी कनेक्ट कर पाएंगे ये सी से संघ। संघ बनाने का अधिकार किसमें, 19C में। अनुच्छेद 19D, भारत के समूचे क्षेत्र में आबंद भ्रमण की स्वतंत्रता। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र में कहीं पे भी, मान लीजिए जैसे हमारे 28 राज्य और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी। तो ये उसी में क्या देता है आपको, स्वतंत्रता। आपका मौलिक अधिकार है क्या, भारत में कहीं भी जाने की, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। उसी चीज के बारे में आपको बताता है। ये अधिकार है, घूम के आइए आप लोग भी। हमेशा आप कभी कभी ऐसे रहते हैं ना कि बच्चे बोर हो जाते हैं, घूम के आइए जहां आपको ठीक लगता है, तो आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। 19E, भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता। बसना मीन्स यही कि आप कहीं भी रह सकते हैं, अपनी कहीं भी रहकर अपनी जीविका चला सकते हैं, कहीं भी रहकर आप नौकरी कर सकते हैं, अपना कोई काम कार्य वर्क कर सकते हैं। तो ये किसका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हमारा। 19E की 19E में ये कहा गया। अनुच्छेद 19G, किसी भी प्रकार की आजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप कुछ भी कारोबार कर सकते हैं जिसमें कानूनों का उल्लंघन ना हो। यदि कोई कानूनों का उल्लंघन होता तो उसको आप नहीं कर सकते। तो ये किसमें है, 19G में ये स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। टोटल कितनी स्वतंत्रताएं हुई, तो आपने ये देखा कि 19 में हमारी 6 स्वतंत्रताएं बताई गई हैं। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 20 की। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों को दोष सिद्धि के संरक्षण कैसे, यानी कि आपसे कोई अपराध हो जाता है, मान लीजिए पहले आप कोई, उसके लिए आपको कहते हैं ना कि भी आपको, जैसे मान लीजिए कुछ आपने गलत कर दिया, उसमें भी आपको कोई वकील करने का, अपना पक्ष रखने के लिए आपको संरक्षण प्रदान किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि आपने कोई कृत्य कर दिया, उसके बाद में तुरंत आपको ये काम कर दिया, आपको सजा सुना दी जाएगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको संरक्षण दिया जाएगा, वकील करने का, आपका पक्ष रखा जाएगा, सारी चीज आपको बताई जाएंगी। तो वो किस में आपका अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 20 के तहत। अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की रीढ़ कहा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको क्या कहा है, संविधान की रीढ़ कहा है इसको। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आपके जो प्राण है और उसकी स्वतंत्रता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता आपकी किसका संरक्षण है, तो इसमें बताएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। अनुच्छेद 21 इंपॉर्टेंट है, मार्क करें आप लोग। अनुच्छेद 21 क्या में क्या बताएगा, शिक्षा का। इसमें भी हमारी जो अधिकार दिए गए हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु में जीने का अधिकार, महिलाओं को आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, वे किस में बताएंगे, तो 21 में। क्या हमारे जो अधिकार हैं, जैसे सूचना अधिकार, आप कोई भी आरटीआई लगा सकते हैं। आपको मान लीजिए कोई कुछ भी जानना है, किसी भी तरह का जो सार्वजनिक क्षेत्र का जानकारी चाहिए, तो आप यहाँ सूचना के अधिकार से, मैंने इसको सेपरेट पढ़ाया भी है, आप उसकी भी वीडियो देख सकते हैं उसके लिए। शिक्षा का अधिकार आपका 1 से लेकर 8वीं तक बताया गया कि आपका जो अधिकार है शिक्षा का, निःशुल्क अधिकार है। हमें संविधान ये हमें अधिकार देता है कि शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होगा। निजता का अधिकार मीन्स आप एकांत, मान लीजिए मैं एकांत रहना चाहता हूँ, मान लीजिए मुझे एक कमरे में रहना, तो वो हमारा खुद का मौलिक अधिकार है कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आते हैं हम अनुच्छेद 23, मानव के दुर्व्यवहार, मानव तस्करी और बलात्कार का निषेध। मीन्स आप
कोई भी मानव है उसके प्रति मानव दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। कोई बलात् श्रम नहीं करवा सकते। जैसे कि बच्चों के लिए बहुत सारे ऐसे श्रम पे लगाया जाता है कि भाई कहीं होटलों में देखा होगा, छोटे छोटे ढाबों में देखा होगा, उनसे ये आपका मौलिक अधिकार है कि आप काम नहीं करा सकते, किसी बच्चे को ऐसे नहीं लगा सकते। तो उसका क्या क्या बताएगा कि इसका इस चीज़ का निषेध है। मानव तस्करी, यही कि पहले क्या होता था कि बंधुआ मजदूरों से मानव तस्करी की जाती, कि कोई खरीद फरोख्त करता था कि अभी हमें ये व्यक्ति चाहिए, हम इतने पैसे दे दिए। मानव तस्करी में यही होता था। अभी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती हैं ये चीज़ें। अनुच्छेद 24 में क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रम निषेध, इसके लिए बहुत सारे कानून भी आए हैं। बाल श्रम जैसे का अधिनियम एक्ट की बात करें कि कोई भी जोखिम में, जैसे कोयला खदानों में बड़े छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जाता है कि आप जाइए ये काम करिए, तो उसमें जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है। अनुच्छेद 25, धार्मिक स्वतंत्रता व अंतःकरण से मान्य आचरण और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता है, मान लीजिए अपनी आपको धर्म के प्रचार करना है, प्रसार करना, उसकी स्वतंत्रता आपको, आप किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं जो भारत में है। ठीक है। मौलिक अधिकार, ये आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आप मार्क करें। अनुच्छेद 26, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। कोई भी आप धार्मिक कार्य प्रबंध करते हैं तो उसकी आपको स्वतंत्रता, आप टेंट लगा सकते हैं, उसके लिए कुछ कुछ भी आप बुक कर सकते हैं, होटल बुक, तो उसमें करने की आपको पूर्णतः स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और विद्यार्थियों को धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आप लोग समझ रहे होंगे, मान लीजिए कोई राज्य विधि से पोषित संस्था मीन्स यही कि जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उसमें किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। क्यों? अभी हाल ही में आपने देखा होगा एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये चला था कि ये अल्पसंख्यकों की संस्था है या नहीं है, इसको दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप उसे देख सकते हैं कि उसका मामला क्या था, सारी चीज़ें क्या थी। तो उसके लिए आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उसमें समझ सकते हैं और भी चीज़ों को। तो मीन्स यही है कि राज्यों में पोषित शिक्षा संस्था, इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सीधी सीधी बात है। और ना ही छोटे बच्चों को इसमें बाध्य किया जाएगा भाग लेने के लिए। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक कौन कौन है हमारे इसमें? तो जैसे अगर हम बात करें हिंदू, हिंदू के इसमें आते हैं तो मेजोरिटी में, माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, वे किस में आते हैं? तो वो किस में आते हैं? अल्पसंख्यक। इनके वर्गों के हितों का संरक्षण, जो भी इनके हित हैं वो किसी भी चीज में हो सकते हैं। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। ये अभी हाल ही में चर्चा रही, जैसे असली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो थी वो इससे रिलेटेड है, इस अनुच्छेद से, कि उसमें अल्पसंख्यकों की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कैसे होती है, इनको कब अल्पसंख्यक संस्थान बोला जा सकता है, बताया जा सकता है। मैंने ये सारी डिटेल्स और कितने हमारे भारत में अल्पसंख्यक संस्थान है, कितने स्कूल हैं, सारी वीडियो उस वीडियो में बताइए जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो आप उसे जाके चेक कर सकते हैं सारी चीजें। अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपके कोई भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं? हाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं? आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें इस सुप्रीम कोर्ट भी और हाई कोर्ट भी 5 रिट जारी कर सकता है। ये मैंने आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा इसको कहा। क्या कहा? कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या कहा? तो इसको कहा संविधान की आत्मा, कि इसमें जो 5 रिट है वो जारी की जाती हैं, जिसका जब कभी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। अब आते हैं हम अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में बताएगी कि राज्य क्या होगा, कैसे होगा, कैसे इसके नियम चलेंगे। तो यहाँ से क्या चल जाते हैं, हमारे यहाँ से नीति निर्देशक तत्व चल जाते हैं। और भाग कौन सा चल जाता है जी? भाग 12। ये मैं आपको कल सारी चीजें भाग के बारे में बता चुका हूँ। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों को गठन, वो किस में बोला गया है? वो बताया गया है कि आर्टिकल 40 में। इंपॉर्टेंट है।
पूछा गया है यूपीएसआई 2021 डायरेक्टली पूछा था कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, और तो ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारों, दिव्यांगों, वृद्धजनों एवं बीमारी के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं वृद्ध अवस्था में पेंशन का अधिकार। कि भाई अगर कोई व्यक्ति वृद्ध होता है, वृद्ध में से ही 60 साल प्लस का हो, और जो दिव्यांग होंगे और उनकी बीमारी के लिए सामाजिक सुरक्षा के लिए उनके लिए पेंशन। आपका कह देना कि ये राज्य का कर्तव्य हो कि कोई बेरोजगार है उसके लिए रोजगार के अवसर पैदा करना किसका कार्य होगा, सरकार का कार्य होगा। और एक राज्य का, राज्य में कौन कार्य करता है, वो करती है सरकार। राज्य मीन्स यही है, केंद्र में भी और स्टेट में भी मीन्स वही बात होती है। मैंने आपको बताया कि राज्य की परिभाषा किस में होगी, वैसे एक राज्य मिलकर 28 और 8 यूनियन टेरिटरी को मिलाकर एक राज्य। ठीक है, तो आज इस चीज पे आप कंफ्यूजन ना हो। तो शिक्षा का अधिकार, बेरोजगारों को, दिव्यांगों को, इनको बीमारी और पेंशन का अधिकार किसका होगा, तो ये राज्य का काम होगा। अनुच्छेद 42 कार्य के लिए नियोजित मनोचित वातावरण देना, प्रस्तुति सहायता का उल्लेख। आप कार्य, कोई भी कार्य करते हैं उसके लिए मानवोचित वातावरण मतलब शुद्ध वातावरण, अच्छा वातावरण देने का एक राज्य का अधिक आपका मतलब कि राज्य का कार्य होगा। इसका उल्लेख किसमें बताया, तो आर्टिकल 42 में। अब आते हैं अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रबंध और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटिल उद्योगों को बढ़ावा। भाई ज्यादा तो इस तरह नहीं है, क्योंकि यार ये सारी चीजें हमने पहले से पढ़ रखी हैं, अब सिर्फ हमारे रिकॉल के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड से भी चल रहा हूँ। नहीं तो आपको पता ही है मैं कितना स्लो स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत स्लोली स्लोली पढ़ाता हूँ मैं, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा तेज चल रहे हैं। ठीक है, निर्वाहन मजदूरी का प्रबंध और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटिल उद्योगों को बढ़ावा देना। कुटिल या कुटीर उद्योग यानी कि छोटे जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना। ठीक है, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता केवल गोवा में है। अब केवल गोवा नहीं बोलेंगे आप लोग, यहाँ पे अब किस में भी हो चुकी है, तो उत्तराखंड में भी लागू हो चुकी है ये चीज़। पहले गोवा में थी, लेकिन उसके बाद में गोवा में पहले से ही स्वतंत्रता पहले से भी थी। और अभी अगर हम बात करें कि यूके में, तो प्रथम राज्य भी वो बन चुका है, यूके यानी कि उत्तराखंड। अनुच्छेद 45 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा, किसके किस में चल रहे हैं हम, ये राज्य का कार्य होगा। ठीक है, अनुच्छेद 46 एससी एसटी एवं दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, ये किसका कार्य होगा, तो एक राज्य का काम होगा। और किसके बारे में बताया, कौन सा अनुच्छेद में, जो 46 में। अनुच्छेद 48 गौ हत्या निषेध है, कृषि पशुपालन व अन्य जीवों की सुरक्षा। गौ हत्या निषेध है, इस पर सर, सरकारी चाहे राज्य की हो या केंद्र की हो, इस पर अपना कानून बना सकती हैं। और कृषि पशुपालन और जो भी जीव की सुरक्षा है उनके लिए कोई भी कानून बना सकती हैं। अनुच्छेद 48 क्या है, पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। वन्य जीवों की रक्षा ये किसका कार्य होगा, ये एक राज्य के भी देख लो, और हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम भी इन चीजों को देखें, गौ हत्या को रोके, जहां भी गौ हत्या होती है हमारा भी, सरकारें तो करती कि हमें हम भी देखें इन चीजों को, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि कहीं गाय जा रही हो, किसी के द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी पर्यावरण संरक्षण का, और पर्यावरण का ये नहीं कि सरकारी देखे, हम लोगों को भी देखना, हम भी पौधे लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, क्योंकि जीवन हमारा भी है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके लिए संरक्षित करें हर चीज के लिए। जल बचाएं, कहते हैं कि जल को भी बचाना चाहिए, भाई जल कितना इंपॉर्टेंट है इसकी बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे बिल्कुल भी। जल जल ही जीवन है, पेड़ पौधे हवा ये चीज नहीं होंगी तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, आप लोग सब जानते हैं ये चीज है। ठीक है, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि चल ही रहे हैं, तो अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कुछ भी, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, और इंडिया गेट है, ऐसे चार मीनार है, ऐसे बहुत बहुत सारी चीज इंडिया में जो आपने वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है उस पर जाके देखेंगे कि भी कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो उनको संरक्षण करना और संरक्षण प्रदान करना वो किसका कर्तव्य होगा, राज्य का भी और हम लोगों का भी। मैं खुद की भी बात करता हूँ और आप लोगों की बात करूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों का संरक्षण करें। कहीं भी कोई भी चीज़ है कि जो
राष्ट्र की महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। कोई भी हमने देखा कि कोई भी धरना प्रदर्शन हो रहा कुछ होता है तो आप क्या करते हैं कि राष्ट्र की संपत्ति जो होती है, बस जला देते हैं, ट्रेन जला लेते हैं। वो नहीं करना चाहिए हमको। धरना प्रदर्शन कोई भी करना है तो बड़े ही प्यार से और बिना हथियारों के करते हैं। ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ चला, वो किसकी जेब से जाते हैं, वो सब चीज़ हमारी जेब से जाती है, क्योंकि टैक्स के पैसे से वो सारी चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो आप लोग ये समझिए। हाँ। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका का पृथक्करण। न्यायपालिका अलग होगी और कार्यपालिका जो हमारी सरकार जिनको कानून बनाने के, वो क्या होगी, वो अलग होंगी। कभी भी एक स्थान मतलब एक साथ नहीं आ सकते। अगर मान लें कार्यपालिका और न्यायपालिका एक साथ आ गई तो फिर गया मामला। फिर नहीं कह सकते कुछ भी, तो कार्यपालिका भी वही है और न्यायपालिका भी। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यपालिका कोई संसद जैसे कोई कानून पास करती है, मान लीजिए वो उसमें कुछ गलत लिखा है, तो वो न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है किसी के भी द्वारा उसको। अगर न्यायपालिका अगर कार्यपालिका एक हो गई तो फिर उसको चुनौती देंगे, लेकिन वो बेकार हो जाएगी। आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। तो किसमें पृथक्करण? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि की अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की भारत एक वसुदैव कुटुंबकम की जो व्याख्या करता है कि पूरा पूरा संसार एक, पूरी दुनिया एक वसुदैव कुटुंब की परिभाषा देता है कि हम सब बंधु भाई हैं। अनुच्छेद 51 के मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। अब बात करते हैं। टाइम को देखते हुए मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम इनकी 2 क्लास ले लेते हैं। एक क्लास में तब भी ख़त्म नहीं होंगे ये। कहीं ना कहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है और स्पीड से भी चले हम तब भी। चलिए इन्हें कर लीजिए। अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन और 56 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो ये सारी चीज़ें हम सेपरेट पढ़ चुके हैं आया। और आपने देखा आज क्लास यहीं लेते हैं, यहीं तक। बाकी कितने बच रहे हैं हमारे? और 1 2 अभी और बहुत सारे बचे हुए हैं जो कि इस क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएंगे। तो समय की नज़ाकत को देखते हुए देखते हैं, मिलते हैं। कल करेंगे कंटिन्यू हम। और आपको कैसी क्लास लगी ये ज़रूर बताएं। हमेशा मैं लास्ट में बोलता हूँ कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं और अपने छोटे प्यारे बहन भाइयों को सभी को ये बताएं। क्लास इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें हम सारी कवर कर चुके हैं, तो इसलिए कुछ फास्ट भी चले और रिकॉल करने के लिए थे ये क्लास है कि आप लोग बैठें और इन चीज़ों को देखें और रिकॉल करें अपने। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।